हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने 1857 रिवॉल्ट तक जितने भी देखना है देख लिया। वी आर कंटिन्यूइंग द हिस्ट्री सीरीज एंड इन द प्रोसेस विल सी द कंटिन्यूएशन आफ्टर 1857। 1857 के बाद क्या क्या हुआ है, यू नो, मोस्टली एग्जाम में प्रीलिम्स या मेंस जो भी है यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 से लेके 1947 के बीच में जितने भी है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ फैक्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस। बट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स, इट इज़ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर टू बी अंडरस्टूड इन ए प्रॉपर वे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही मतलब समझते नहीं है, मतलब पढ़ लेते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक administrative structure of the British. You need to understand why people are forming organizations. You need to understand how people are fighting against the British, how they are raising the mass movements. You know, all these things there is a logical reasons for all these things. तो, तो 1857 के बाद हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। 1857 was a major setback for British India. ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली अबॉलिश किया था। ठीक है, नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज डेल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रेट ब्रिटेन से अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेड कंपनी इट वॉज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। नाउ immediately after the revolt, now they have declared, we have seen in the earlier slides also, एक डिक्लेरेशन वो लोग दिया था कि इंडियंस को हम एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लेंगे। मतलब दे वांट टू जस्ट कूल डाउन द हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिवोल्ट। बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम पे। ठीक है, सो दे जस्ट वांट टू पैसिव ऑल द रेसिस्टेंस दैट इज कमिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, बट हाउ दे विल अलाउ इंडियंस, मतलब ये तो सब बस बोलने वाली बात था। सो दे हैव ब्रॉट दिस 1861 काउंसिल्स एक्ट। अब ये काउंसिल्स एक्ट का क्या क्या मतलब है, मतलब वाई इट इज कॉल्ड ए काउंसिल्स एक्ट। काउंसिल का मतलब क्या है? यू नो, दिस इज द बिगिनिंग्स ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। आप ये समझ सकते हैं कि today we are having parliament, today we are having legislative assemblies, and एक structure अभी है। How government of India is ruled, you know, it is ruled by on the name of president of India, cabinet ministers है, parliament है, लोक सभा है, राज्यसभा है। you know, back then if you look at 1861, उस टाइम पे ये सब नहीं नहीं थे। दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग, आई वुड से। ठीक है, काउंसिल्स एक्ट में ये किया था अभी। नाउ नाउ इट इज़ वाइसरॉय का डिजिग्नेशन हुआ था। ठीक है, अर्लियर कॉन्सेप्ट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड, यू नो, इट वाज रीनेम्ड एज वाइसरॉय। तो वाइसरॉय काउंसिल जो हुआ करता था उस टाइम पे 12 लोग थे उसमें। अब 12 से 17 बना दिया। ठीक है, एंड मेजर काउंसिल्स एक्ट में जो मेजर हुआ था, दे हैव एस्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द प्रोविंसेस आल्सो। ठीक है, एंड इवन इन सेंट्रल मतलब उस टाइम पे क्या था, मतलब बंगाल वॉज अ सेंटर एट दैट टाइम। बंगाल से ही तो होते थे सब चीज़। वाइसरॉय वॉज सिटिंग इन बंगाल। सो वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 5 मेंबर थे, एंड दे यूज टू वर्क लाइक कैबिनेट। अभी का जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, सो वाइसरॉय वॉज लाइक प्रेसिडेंट, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो। ठीक है, ही यूज टू हैव द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। अभी का जो ऑर्डिनेंस है यही से डिराइव हुआ है लगभग। मतलब यू कैन, दीज आर द नेसेंट स्टेजेस ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द वाइसरॉय। उस टाइम पे भी ये बोलते थे कि ही यूज्ड टू मेक ऑर्डिनेंसेस व्हेन द काउंसिल वाज नॉट इन सेशन। काउंसिल का मतलब यही है कि इधर लोकसभा, और यू कैन रिलेट इट टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, एंड कैनिंग ने जो इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, तो उसी हिसाब से दिस कैबिनेट आल्सो यूज टू फंक्शन। कैबिनेट यूज टू असिस्ट द वाइस रॉय। ब्रिटिश वाइस रॉय को 5 लोग असिस्ट करते थे, 5 लोगों को कैबिनेट बुलाते थे, एंड 12 मेंबर्स, 5 मेंबर्स वर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड 12 मेंबर्स वर लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस इतना आप समझ लीजिए।
तो कैबिनेट पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या है, एवरी सेपरेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, होम अफेयर्स, डिफेंस, मिलिट्री कमांडर इन चीफ वो अलग मेंबर होता था, ठीक है, फाइनेंस के लिए मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स फॉर्म हुआ था उस टाइम पे 1861 में। दिस एक्ट वाज मेनली रिजल्टेड इन दीज थिंग्स। एंड जो 1833 एक्ट में हमने देखा था, 1833 एक्ट में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ था। जो लेजिस्लेटिव पावर्स उस टाइम पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में हुआ करता था, दैट वाज टेकन बैक टू बंगाल, नाउ दैट वाज गिवन बैक टू द प्रोविंसेस। जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस है उनको ये रिस्टोर किया गया था। नाउ दे कैन मेक देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन। उसमें भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस। मतलब प्रोविंसेस अपने आप वो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग करते थे, ठीक है। एंड ठीक है, नाउ बट द मेन प्रॉब्लम इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एट कलकत्ता, एक्सटेंसिव अथॉरिटी उन्हीं को दिया था, ठीक है। प्रोविंसेस में जो थे दैट वाज वेरी लिमिटेड, एंड जनरली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यूज्ड टू बी 12 member बॉडी, एंड ऑल द 12 members वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स। अब इंडियंस का बात कहाँ है, अब ये 12 members में भी 12 members में ही इंडियंस को लेते थे, बट मेजॉरिटी वर यूरोपियंस, मेजॉरिटी वर ब्रिटिश, एंड वेरी माइनॉरिटीज, वेरी वेरी मतलब लिटिल लाइक 12 में लगभग 3-4 लोग इंडियंस होते थे, वो भी दे वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर डायरेक्ट, ठीक है। वो इतना आसान नहीं था, वो सिर्फ राजा जमींदार या जो भी बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे सोसाइटी में उनको नॉमिनेट करते थे। बट ऑन द होल दे जस्ट वांट टू से कि हमने इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तो बस बोलने वाली बात है। बट द मेन प्रॉब्लम इज, सी, दिस इज अ पॉइंट, वाइस रॉय के पास सब कुछ पावर थे, एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 12 लोगों का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वाइस रॉय का हो या फिर प्रोविंसेस में जो गवर्नर का था, वो सब जो है ना, दे आर ऑल एडवाइजरी बॉडीज। आज की तरह लेजिस्लेचर्स में जो मारपीट चलता है, दे डिस्कस द बिल्स, दे वोट वोट फॉर इट, ऐसा वोटिंग पावर्स कुछ नहीं होता था, एंड डिस्कशन भी नहीं होता था इस टाइम पे। 1861 के टाइम पे देर वॉज नो डिस्कशन, एटलीस्ट दे यूज टू गिव ए सजेशन, दैट्स इट। मतलब कोई लॉ पास हो रहा है तो इंडियंस जो भी है, 3-4 लोग जो भी है, दे यूज टू गिव एन एडवाइस, दैट्स ऑल, दैट नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल सकते, या फिर उस जो ब्रिटिशर ने लॉ इंट्रोड्यूस किया था उसको चेंज करने का पावर्स नहीं दिया गया था, ठीक है। सो ऑन ए होल 1861 काउंसिल्स एक्ट से एक शुरुआत हुआ है, एक नया शुरुआत आप समझ सकते हैं इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड देवर ऑन ए होल यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग। आई टुक ए स्मॉल स्लाइड फ्रॉम द विकीपीडिया इटसेल्फ। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इतने थे उस टाइम पे, ठीक है। 1861 से ही शुरू हुआ था 1947 तक, जो हम देख रहे थे कि असम में था, बंगाल में था, ठीक है, कूर्ग में है, मद्रास में है, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल दिस थिंग्स, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर सेटअप इन एवरी प्रोविंस, और एवरी प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग होते थे, 12 लोग ही थे बस, ओनली 12 पीपल। अभी लोकसभा आप देखेंगे तो 547 पीपल आर देयर, 545 इज अ लोकसभा स्ट्रेंथ। सो उस टाइम पे खाली ओनली 12 पीपल, दिस वाज द बिगिनिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव सेटअप्स। सो ये हुआ था। उसके बाद हम देखते उसी टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब रेवल्ट के आगे पीछे, पहले हम देख लेते कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ था। एक तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में। वाई बिकॉज सी, इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली एक पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है। क्या हुआ था, द प्लांटेशन ओनर्स मोस्टली वर ब्रिटिशर्स, दे यूज टू फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते थे, दे यूज टू बाई फोर्स, मतलब दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ वायलेंस ऑल्सो, ठीक है। उसके हिसाब से दे यूज टू टॉर्चर द पीजेंट्स एंड आस्क देम टू ग्रो इंडिगो। तो उसी की वजह से एक बर्स्ट हुआ था 1859 के टाइम पे। कहाँ से शुरू हुआ था ये,
ये बंगाल प्रोविंस में ही हुआ था, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट और कृष्णगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मेन लीडर्स वर विष्णुचरण बिस्वास एंड दिगंबर बिस्वास, ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। And this is a rebellion against the planters in Bengal, mainly in the Bengal province. That soonly ये revolt के बारे में peasants were mostly they were unhappy. They were not at all happy with all the tortures being faced by the Britishers. ठीक है, so they immediately it spread like a rapid fire. इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को स्प्रेड हुआ, बुर्दवान, पावना, खुलना, नारायल, ठीक है। एंड इट वाज मोर वायलेंट आल्सो, पब्लिक ट्रायल हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है। एंड सम जमींदार्स वर आल्सो मेड टारगेट्स, कि कॉमन मैन को, तो जमींदार एक मीडिएटर था बिटवीन ब्रिटिशर एंड कॉमन मैन। जमींदार्स वर आल्सो क्रूएल, सम जमींदार्स वर वेरी क्रूएल, तो उनको भी सबक सिखाने के लिए उनको भी मारा गया था, बहुत सारे वायलेंस हुआ था। All this Indigo revolt was displayed in this Neel Bandhu Mitra's Neel Darpan. This was a novel, okay, and this was published from Dhaka, and it was translated into English by Michael Madhusudan Dutt. These names are very important for the exam. दीन बंधु मित्रास नील दर्पण। नील दर्पण के बारे में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज नील दर्पण, ठीक है। And in Neel Darpan, they have represented how the indigo planters have exploited the peasants and what is all about indigos. You know, Neel Darpan जब इंग्लिश में आया था and it was published by this James Long, इनका भी नाम याद रखिए, ठीक है। And when this was published, there was a lot of criticism from the Britishers on the East India Company also, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी वजह से इस जेम्स लॉन्ग को पनिशमेंट भी दिया था, और ये काली प्रसन्ना सिन्हा जो है, उनका फाइन जितने भी इनको जो पनिशमेंट मिला था, उन्होंने 1000 रुपीज उसका पे किया था। ही वॉज ए एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर एट दैट टाइम। सो this is what about Indigo revolt you have to remember. One is it was mainly because it's a peasant movement. It started in Bengal province, and it was against the Jamindari system also, ठीक है। And you have to remember दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण and माइकल मधुसूदन दत्त। ये जेम्स लॉन्ग और काली प्रसन्ना सिन्हा कभी कभी ऐसे यूपीएससी पकड़ता है ऐसे नाम, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से पूछता है, जस्ट रिमेंबर, जस्ट। नाउ विल सी अबाउट लिटिल बिट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, देखेंगे इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। वी वर टॉकिंग अबाउट, वी आर स्टिल इन द 19th सेंचुरी, हम आगे बढ़ेंगे तो आगे। आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द इवेंट्स इन द टाइम लाइन, अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन वी आर गोइंग, एंड विल सी क्या क्या हुआ था, मेन पर्सनैलिटीज या फिर सोशियो रिलीजियस, मतलब सोसाइटी को जो इन्फ्लुएंस करते हुए जो इवेंट्स हुआ था, विल टेक इट अप। एंड रामकृष्ण परमहंसा, रामकृष्ण मिशन को जो एस्टैब्लिश करने में जो मेन थॉट प्रोवोकिंग पर्सनैलिटी था, ठीक है। ही वॉज जस्ट ए प्रीस्ट एट ए टेम्पल इन कलकत्ता, बट ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, हिज थॉट्स वर वेरी रिच, ही वॉज ए हाईली इंटेलेक्ट एट दैट टाइम, मेजर सोशल थिंकर कहा जा सकता है। And major people like Kesav Chandra Sen, Dayananda also used to take his assistance, Ramakrishna Paramahamsa. And his favorite disciple was Swami Vivekananda. And he established Ramakrishna Mission in 1897. ये आप याद रखिए। एंड इसके बारे में बहुत डिटेलली जाएंगे, बट एज पर दी एग्जाम रिक्वायरमेंट्स आप इतना याद रखिए, दीज आर इनफ फॉर एग्जाम्स। इसमें कभी इतना क्वेश्चन तो आया नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम कटिंग डाउन टाइम ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड ये ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने अटेंड किया था। एंड दिस इज दैट फेमस चिकागो स्पीच, जो even otherwise also it was very famous across the world. उसी स्पीच में जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि भाइयों और बहनों, यू नो दैट्स ट्रिगर्ड एवरीवन, मतलब अमेरिकन्स
and all the educators, they were matlab, they connected immediately with Swami Vivekananda, and at that point of time, people were really impressed by the speech, and this was a very famous Chicago speech. आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, you can listen it. It's very great speech, and few personalities also will know in the social religious reforms. ठीक है, हेनरी डेरोजियो. ठीक है, हेनरी डेरोजियो, who was he? He was, ठीक है, पहले तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था, ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन दिस हिंदू कॉलेज. एंड ये हिंदू कॉलेज को किसने एस्टेब्लिश किया था? ये डेविड हेयर. हमने बात किया था इनके बारे में. ठीक है, ही वॉज एसोसिएट ऑफ राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, एंड इसी कॉलेज में डेरोजियो ने एक यंग बंगाल मूवमेंट हुआ किया था, यंग बंगाल एसोसिएशन. मेन थिंग इज ही यूज्ड टू हैव ए रेडिकल थॉट्स, मतलब एक लॉजिकल पर्सनैलिटी थे ये, जस्ट लाइक राम मोहन रॉय. ठीक है, एंड ही यूज्ड टू मेक द पीपल थिंक अबाउट द सुपरस्टिशंस, हो जो भी the prevailing customs of the society. He used to make the young people think about those things, and lot of debates, discussions held किया था. इसी की वजह से students also became fan of him, and they started young Bengal movement, and they defied social and religious convictions. ठीक है, and all these things you can see, and they were more focused on the women empowerment, women education. They want to see the change in the society. That's the main motto behind their ideas. उसके बाद सत्यशोधक समाज, एंड ये कब हुआ था? 1826 में. He started as a teacher. He was just a teacher actually, but he influenced lot of young Bengalis. And Satyashodhak Samaj, mainly Satyashodhak Samaj was for the upliftment of the backward classes of the society. Shudras जो थे, and the Shudras were literally uh, uh, having a slave life in the society. Forget about Britishers, even the general Brahmins and the top classes of the society, they used to treat them as untouchables. And this is one of the major evil things in the British India back then. ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोग आए थे इसको. Even Gandhi ji has fought rigorously for the upliftment of Harijans and so many things. Harijan Sevak Sangh भी form हुआ था. So Satyashodhak Samaj mainly throwing light on the problems faced by Shudras and Ati Shudras, and they proposed. Who started this? This was started by Jyotiba Phule, Mahatma Phule कहते थे उनको. ठीक है, and he was also more thoughtful about women's empowerment, and he was also more inclined to the problems of Shudras, oppressed sections जितने भी थे. And इनमें आपको एक पॉइंट याद रखने के लिए ये है, सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी. These are the works of Jyotiba Phule which immediately connected with the local masses. मास को जो कनेक्ट हुआ था, ही वॉज अ वेरी मास लीडर. मतलब जो गरीब लोग थे, immediately they got connected to Jyotiba Phule. Even today also in Maharashtra there are a lot of schools named on his name. He was one of the greatest leaders at that time. And Ahmed Khan भी अहमद खान भी ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स बैक देन. मतलब इसमें इन लोगों में उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का इतना नहीं था स्टार्टिंग में. स्लोली इट टुक ए शेप, बट इनिशियली ही वॉज अगेंस्ट. मतलब इनिशियली वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई करते थे ये लोग.
And but irony is that he started as a judicial officer in East India Company itself. वो जानते थे ब्रिटिशर्स के क्या क्या रोल है, ब्रिटिशर्स हाउ दे यूज टू थिंक एंड हाउ दे यूज टू एडमिनिस्टर, ये सब जानते थे. ही वॉज ए जुडिशियल ऑफिसर ऑल्सो. And after the revolt, actually Britishers changed their attitude towards Muslims. Then he also changed his attitude towards the British. एंड मोस्टली ये चाहते थे कि मुस्लिम्स में बहुत पुअर एंड बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड के लोग बहुत थे. सो ही एम्फसाइज्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन. ये सब लोग जितने भी है, दे वर लॉजिकल थिंकर्स. दे वांट द पब्लिक टू एम्पावर लॉजिकली. ऐसा नहीं है कि मतलब अंधे होके कोई भी सुन ले या फिर किसी के पीछे चल पड़े, ऐसा नहीं. मतलब दे वांट द पीपल टू थिंक. एंड he was a founder of the scientific society. Later ये पहले तो ट्रांसलेशन सोसाइटी फाउंड किया था, उसके बाद ये साइंटिफिक सोसाइटी में कन्वर्ट हुआ था. दिस इज लोकेटेड एट अलीगढ़. And this is a most important thing. He was very instrumental in establishment of Mohammedan Anglo Oriental College. Later it was renamed as Aligarh Muslim University. 1875 में, this is one of the greatest colleges at that time. And ये मुस्लिम अवेकनिंग के लिए बहुत काम किया था. ही वॉज लेटर अलीगढ़ मूवमेंट में बहुत काम किया था. एंड एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं, ही फाउंडेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑल्सो. एंड एट दैट टाइम हिंदूज के साथ ये मिलते जुलते थे. देर वर नो disparities between Hindu और Muslim. He emphasized a lot of empathy. ये बोलते थे कि हम मिल के रहना चाहिए, हम भाई भाई है, उस टाइप का एटीट्यूड थे. देर वर नेवर लॉट ऑफ ये थिंग, मतलब हिंदू मुस्लिम में इतना झगड़ा नहीं होता थे. ये इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज आई वुड से. उसके बाद आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड लिटिल बिट, बट हम थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं इसके बारे में. आर्य समाज 1875 में शुरू हुआ था. एंड ये सब जो है ना, लॉजिकल जो मैं बता रहा हूँ, दे वर अगेंस्ट दी ब्लाइंड बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी. जो सती हुआ करता था, सती तो अब तक अबॉलिश हो गया, बट पीपल वर मोर स्पिरिचुअल नहीं थे. पीपल वर ब्लाइंड फेथ्स बहुत थे. पीपल बिलीव्ड इन ब्लैक मैजिक्स. ठीक है. एंड पीपल आर वेरी पुअर. वो सब जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है, भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब इतना जानते नहीं थे. आइडल वर्शिप. सो few, all these organizations came to throw some light on the poor people. So even Dayanand Saraswati condemned idol worship. Offerings जो भी गॉड को देते हैं, ही condemned them. ठीक है. एंड दी ब्राह्मण डोमिनेशन उस टाइम पे बहुत हुआ करता था. ब्राह्मण्स जो भी बोलते थे, पंडित जी जो भी बोलते थे, वही कराना पड़ता था. बोल दिया कि आप अगर 1000 लोगों को खाना बंटवाना है आज, एंड उसके लिए 10 बकरे का बलि चढ़ाना है, तो पीपल यूज टू जस्ट ओबे दी प्रीस्ट क्लास. ब्राह्मण पंडित जी जो भी बोलते थे, हाँ कर लेते हैं, आंख बंद करके, विदाउट एनी थिंकिंग. सो these people have already, like we have seen Henry Derozio जो है, एंड ज्योतिबा फुले जो है, राजा राम मोहन राय है, ये सब जितने भी है, they just opposed all these things. But opposing is not an easy thing at that time. ठीक है. When majority are following a particular ritual, and how can you oppose? And opposing and make them convincing is a very difficult thing. And he advocated वर्ना सिस्टम को, वेदास को, ये सब मानते थे. एंड he was campaigning against the untouchability also. This is an important point. ठीक है. दयानंद सरस्वती, he used to say untouchability is a sin. He used to say these things. Popularized interdining, intercaste marriages, widow remarriages. ठीक है. एंड ये आर्य समाज के कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है. लाला हंसराज
गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय। एंड ये भी गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते थे। ही नोज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन द सोसाइटी। एंड उस टाइम के वुमन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी लोग काम किया, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। इनका जो मेजर लिटरेरी वर्क्स थे ये सत्यार्थ प्रकाश एंड वेद भाष्य। सत्यार्थ प्रकाश वॉज इन हिंदी, दिस जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस वॉज वेद भाष्य वॉज इन संस्कृत। बट few controversial programs were held। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट हो गया, या फिर शुद्धि मूवमेंट हो गया। शुद्धि मूवमेंट इसलिए था कि जो कन्वर्टेड हिंदूज थे उनको, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, उनको बैक टू हिंदुइज्म कन्वर्ट किया था। एंड काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट में थोड़ा बहुत कम्युनल टेंशन हुआ था, इसलिए उनको बोलते थे कि फादर ऑफ कम्युनल टेंशंस। So these are the little bit controversial programs by Dayanand Saraswati, and later on, this may or this influenced the Hindu-Muslim relations. Theosophical Society, this was also formed in 1875, but it was formed in New York। ये याद रखिए, एक बार क्वेश्चन आया था। This was founded by Madam Blavatsky, not by Annie Besant। एक स्टेटमेंट दिया था, it was founded by Annie Besant। No, it was not founded by Annie Besant। And the main object was to study the ancient religions and occult sciences। This is also more or less what we are talking। लॉजिकल थे, एंड एवरीथिंग। दे वर अपोजिंग दी कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, नेटिव एजुकेशन में एम्फोसिस देते थे। 82 में दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स टू अडियार, चेन्नई। एनी बेसेंट, शी वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्लैवेट्स्कीज वर्क। उनका ये था सीक्रेट डॉक्ट्रिन। जस्ट रिमेंबर दिस, समटाइम्स यूपीएससी आस्क्स सच क्वेश्चन। So she joined in 1893 वहाँ पे। अब ये बाद में हम आ सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। 1907 में शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये क्वेश्चन एक बार आया था, कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। कॉमनवील वाज अ मैगजीन बाय एनी बेसेंट, एंड न्यू इंडिया वाज अ बुक बाय एनी बेसेंट। And she started home rule movement at Chennai, and she was the first woman president of INC। कुछ और थिंकर्स के बारे में देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमने पिछली बार भी बात किया था इनके बारे में। ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग दी विडो रीमैरिज एक्ट, जो डलहौजी के टाइम पे आया था। ही वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल, एंड ही गेव लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन का कंडीशंस को बहुत encourage किया था, इम्प्रूव किया था। देवबंद मूवमेंट, जस्ट सी ऑन द फेस ऑफ इट। ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। किसने शुरू किया था? मोहम्मद कासिम नानावती। एंड दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग मदरसास। अभी आज भी है मदरसास बहुत सारे। सो दिस इज़ हाउ मदरसास वर स्टार्टेड। फेमस मदरसा देवबंद मदरसा, यूपी में, जो सहारनपुर के पास है। एंड इन्हीं जो देवबंद मदरसा का जो प्रोडक्ट था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वेरी वेरी great personality, and he was the first education minister of independent India also, just remember, and his newspaper was Al Hilal। So ये इन्हीं मदरसा का जो प्रोडक्ट था ये। नाउ रिवल्ट के आगे पीछे क्या हुआ है, विल जस्ट सी हाउ थिंग्स आर। हमने काउंसिल्स एक्ट देखा है। We'll see the what are the administrative changes that British has took place have taken in the British Empire, British India। पहले भी हमने देखा था कि 1853 में डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट्स कैसे करते थे, खाली नॉमिनेशन होते थे। मतलब दे यूज्ड टू नॉमिनेट जो भी उनके करीब के थे विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है। जो भी ट्रस्ट उनके मतलब किसी को भी वो बना देते थे। बट आफ्टर 1853 एक्ट नॉमिनेशन सिस्टम को अबॉलिश किया था,
इवन इन इंग्लैंड, क्योंकि कलेक्टर पोजीशन वाज वेरी लुक्रेटिव बैक देन आल्सो। ठीक है, तो उस टाइम पे, एंड इट वाज मोर पावरफुल पोजीशन। इवन टुडे यू नो वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, वाई बिकॉज ऑफ आईएएस ओनली, राइट। तो उस टाइम का आईसीएस जो है वो और भी पावरफुल था। एंड सो यू नो इवन ब्रिटिशर्स यूज टू compete a lot to get selected। एंड यहाँ का जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हीं को सिलेक्ट करते थे, तो नॉर्मल ब्रिटिशर्स को मौका नहीं मिलता था। सो दी नॉमिनेशन सिस्टम को अबॉलिश किया था इंग्लैंड ने, एंड दे ब्रॉट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट द प्रॉब्लम इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज इनिशियली ओनली फॉर द ब्रिटिश पीपल, नॉट फॉर इंडियंस। अब ये रिवोल्ट के बाद they thought that we have to open the administrative services for Indians also, but the problem is open तो किया है, but you know it's the initial phases British were not at all reluctant। हम तो वो तो Indians को बराबर मानते नहीं थे ना, तो इसलिए they made it very very difficult for Indians to get selected for these things। एग्जाम कहाँ होते थे? लंदन में होते थे। लंदन जाके एग्जाम देना पड़ता था, प्रोबेशन 2 साल लंदन में करना पड़ता था, उसके बाद पोस्टिंग इंडिया में दे देते। सो दीज आर ऑल द टफेस्ट सिचुएशंस। लंदन कौन जाएगा जो जिसके पास उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत थे इंडिया में। बट स्टिल यू नो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वाज सिलेक्टेड to ICS in 1863। he was the first Indian to get selected for ICS। just see the dedication and the talent of the person। लंदन जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ इंग्लिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स के साथ compete किया था, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। एंड इनके साथ एक और फ्रेंड भी गया था, दो गए थे लंदन को एग्ज़ाम देने के लिए, दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ था, उनका नहीं हुआ था। ही वॉज सम मोहन घोष समथिंग हिज नेम, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट जस्ट रिमेंबर सत्येंद्र नाथ टैगोर। एंड हमने जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया था, he was the son of Devendranath Tagore, who was looking after the Brahma Samaj, and he was a brother of Ravindranath Tagore also, जो Nobel laureate थे। So, and after probation he was posted in Bombay province। Bombay province में posting दिया था इनको। After that, we'll see some important features after the revolt। revolt के बाद जो important थे वही मैं ऐड किया था यहाँ पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। यू हैव टू नो दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द स्ट्रेट क्वेश्चन समटाइम्स आस्क्ड बाय यूपीएससी। इसमें क्या हुआ था, एक बॉन्ड अग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज टू कॉल एवरी प्रिंटर, अगर जो भी पेपर गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, जैसे सेडिशन चार्जेस अभी लगा रहा है, इट्स जस्ट लाइक सेडिशन चार्जेस। डीएम यूज टू कॉल दी प्रेस को बुलाते थे, एंड ही यूज टू साइन ए बॉन्ड। मतलब आप भैया आप कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से पहले ये बॉन्ड को याद रखो, नहीं तो तुम्हारा प्रेस को बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यू नो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड वाज देयर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिस केम इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन के टाइम पे। फिर दिस वाज एलिमिनेटेड अगेन, यू नो दिस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लिटन। इतना याद रखिए बस, दिस इज एनफ। उसके बाद हंटर कमीशन फॉर्म हुआ था। मेनली हंटर कमीशन किस लिए फॉर्म हुआ था? टू लुक आफ्टर दी एंड एवेल्युएट द वुड्स डिस्पैच। जो हमने देखा था 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था, उसको जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मानते थे। सो दिस वाज मेनली टू एवेल्युएट द वुड्स डिस्पैच। हंटर कमीशन किस लिए आया था? जस्ट रिमेंबर, there are a lot of recommendations on the commission also। mainly they emphasized on the primary and secondary education, schools को कैसे चलाना था, ये सब points दिया हुआ है। at this point of time just remember this is mainly to evaluate the education reforms। ये भी एक आया था, but this is never very important, but on a whole you have to see how Britishers have influenced the Indian social society at that time। नेटिव मैरिज एक्ट लेके आया था, बट दिस वाज इनिशियली दिस डजंट बिलोंग टू हिंदूज और मुस्लिम्स, और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स के लिए नहीं था ये, बिकॉज द रिलीजन्स एट दैट टाइम पीपल वर वेरी स्टबन। ठीक है, सो बट लेटर ऑन
ये BM मलबारी जो है, रिमेंबर दिस नेम, ठीक है, इनका एफर्ट से द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज पास्ड। एज ऑफ कंसेंट जो बहुत ही यंग यंग लड़की को शादी करते थे, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, तो इनको ये एक्ट ला के दे हैव रिमूव दीज थिंग्स, चाइल्ड मैरिज को थोड़ा खत्म करने के लिए। बट ऑन ए फेस ऑफ इट इट हैपेंड, बट चाइल्ड मैरिजेस टुक लेटर ऑल्सो। कहाँ मानते थे लॉ को, कौन इतना मतलब कुछ, फ्यू पीपल वर अबव द लॉ ऑल्सो। ठीक है, जैसे हमने देखा था केसी सेन बहुत भाषण दिया था, अपने लड़की को ही चाइल्ड मैरिज करवाया था। ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। 1885 में कांग्रेस का जो फॉर्म हुआ था, बट देर आर लॉट ऑफ थियोरीज अबाउट दिस, कांग्रेस किस लिए फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था, क्या हुआ था। बट वन थिंग वी कैन श्योरली से, इट वॉज फॉर्म बाई विद द असिस्टेंस ऑफ A.O. ह्यूम। वॉज रिटायर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल थे, and he played a lead role in consolidating all the great leaders across the country. ये कहाँ पे होता, बॉम्बे में ये लोग आए थे 1885 में, 72 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम अक्रॉस ऑल दी प्रोविंसेस, जस्ट टू डिस्कस दी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। उस टाइम पे मतलब इतना नहीं था कि ब्रिटिश को हम अटैक करेंगे, ब्रिटिश को ब्रिटिश एम्पायर को कंबल करेंगे। पीपल नो अबाउट द रिवल्ट, दे नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इनिशियली दे वर वेरी फ्रेंडली विद द ब्रिटिश पीपल, लेटर ऑन दे चेंज देयर एटीट्यूड। इनमें जो ग्रेट लीडर्स थे, फेमस लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी थे, काशीनाथ त्रयंबक, KT तिल्लांग थे, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू, दिनशा वच्छा, गोपाल गणेश अगरकर, सुब्रमण्य अय्यर, ये सब मतलब दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज। जस्ट रिमेंबर दिस नेम। एंड द फर्स्ट सेशन का जो प्रिसाइड किया था वो है WC बनर्जी, फर्स्ट सेशन को जो प्रिसाइड किया था। इनमें जो एक इंपॉर्टेंट लीडर जो प्रेजेंट नहीं थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज इन कलकत्ता। बट विल सी वाई INC वॉज फॉर्म, यू नो मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे क्या, मतलब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, ऐसा नहीं था। देर वर मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, विल जस्ट सी इन 1 minute। बट द प्रॉब्लम इज देर वॉज नो यूनिटी, एवरीबडी वॉज इंडिपेंडेंटली करते थे। मद्रास में कोई और चलाता था, बॉम्बे में चलाता था, कलकत्ता में चलाता था। एट दिस टाइम A.O. ह्यूम ऑल्सो थॉट दैट एक यूनिफाइड, मतलब टोटल ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा है, सो देर शुड बी यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब इसीलिए ही स्टार्टेड INC, ऐसे मतलब एक थियरी है वैसे। सो विल सी व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर INC ऑल्सो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये आप देखिए, द्वारका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दे वर वेरी क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस थे। इनका जितने भी आवाज़ ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते थे, बट कुछ पहुंचते थे, कुछ नहीं पहुंचते थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, 1852। सी 1852 में 3 चीज़ फॉर्म हुआ था, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, और एक बॉम्बे में। यू नो गाजुल द्वारकानाथ टैगोर, गाजुल लक्ष्मी नरसिम्हा शेट्टी, जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। कभी कभी आ सकता है, ऐसे नेम आ सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दिस वाज इन लंदन, नॉट इन इंडिया, was started by Dadabhai Naoroji. He was called the Grand Old Man of India, and he was very highly intellect थे ये, इकोनॉमी के ऊपर। you know. पुणे सार्वजनिक सभा पुणे में हुआ था ये। मेजर पर्सनालिटीज वर MG रानडे एंड चिपलनकर, गणेश जोशी। इंडियन सोसाइटी, ये भी लंदन में थे, इंडिया में नहीं थे, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा, वीर राघव चारियर, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चारिलू। See, Subramanya Iyer also attended the INC. All these people have, few people have attended. Firoz Shah Mehta, ये तेलंग बदरुद्दीन साहिब जी, ये सब अटेंड किया था INC में। बट they had other organizations as well, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सब। अब हम आते हैं 1892 काउंसिल्स एक्ट के। ओके,
1892 काउंसिल्स एक्ट, हमने लास्ट एक्ट कब देखा था? 1861 का जो एक्ट देखा था, यहाँ से इस एक्ट से हम ख़त्म कर देते। काउंसिल्स एक्ट हमने देखा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर को ऐड किया था, 5 लोग थे वाइसरॉय के। एंड यू नो व्हाट, मच 30 साल हो गया, 1861 से 1892, 30 साल के बाद ये लोग क्या किया था ब्रिटिशर्स ने कि दे मियरली इंक्रीज्ड दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 12 लोग थे उस टाइम पे, 12 लोग से 20 लोग कर दिया। यू कैन सी द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडिया लॉन्ग 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 एट दैट टाइम। मतलब कैसे सोचते थे कि 20 लोग मतलब पूरा प्रोविंस को हैंडल करते थे, लॉस मेकिंग पावर दे यूज्ड टू गिव। एंड वो 20 लोगों में भी, ये 20 लोगों में मेजॉरिटी वर यूरोपियंस। इसमें ये प्रोविजन दिया था कि 7 मेंबर्स जो है, 7 मेंबर्स गवर्नर नॉमिनेट करते थे। जो प्रोविंस में जो गवर्नर होता था वो 7 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। एंड दो 7 मेंबर्स का जो रिकमेंडेशन आते थे यूनिवर्सिटीज़ के, सिटी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमन मैन को आते नहीं थे। कॉमन मैन जो पॉलिटिक्स वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम, बट ब्रिटिश के साथ इन्वॉल्व होना ऐसे कहने वाली बात है। 1857 में जब हुआ था, जस्ट टू कूल डाउन ऑल द इंटेलेक्चुअल्स इन द इंडिया, ब्रिटिशर्स हैव सेड कि आपको हम इंक्लूड करेंगे। अब ये 1892 काउंसिल्स एक्ट में भी 7 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का प्रोविजन दिया था, और वो भी रिकमेंडेशंस के हिसाब से। देयर वर नो इलेक्शंस, इलेक्शंस का सिनेमा यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। बट एक प्रोविजन एक दिया था कि अर्लियर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यूज्ड टू हैव नो पावर्स, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी था। अभी भी मतलब ज़्यादा पावर कुछ दिया नहीं है, बट अभी भी मतलब एडवाइजरी बॉडी है। बट एक बात यह है कि नाउ दे कैन डिस्कस द बजट, दे कैन डिस्कस द बजट। एंड जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जाते हैं वो सजेशन दे सकता है, दे कैन, बट दे कैन नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यू नो। दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे। बट प्रैक्टिकली दे वर नॉट डूइंग सच थिंग्स, ठीक है। क्योंकि जस्ट इमेजिन 20 लोगों में से 13 पीपल वर यूरोपियंस, 7 पीपल वर, यू नो, इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बोलते थे। वो माइनॉरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन था इंडियंस का, वो भी कहाँ बात करते थे वो, मतलब प्रैक्टिकली इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं था। ब्रिटिशर ने, मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि मतलब दे ऑलवेज पैसिवाइज्ड, यू नो, द इंटेलेक्चुअल्स। 1892 एक्ट में भी यही आया था। देन विल सी द लेटर पार्ट फ्रॉम हियर, विल टेक, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते। 1892 के बाद क्या हुआ था विल सी। एंड जो भी इम्पोर्टेंट फिनोमिना हुआ था, एंड इसके बाद जो है, दीज आर इम्पोर्टेंट एक्ट्स। इसके बाद आया था 1909 मॉरलम मिंटो रिफॉर्म्स, उसको भी काउंसिल्स एक्ट ही कहते हैं। उसके बाद 1919 चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब कुछ 35 एक्ट से ही डिराइव किया था, ज़्यादातर मतलब 1935 एक्ट से आया था। सो विल सी द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड विल सी हाउ द फ्रीडम स्ट्रगल अभी से मतलब कैसे शुरू हुआ था। विल सी द मॉडरेट फेज, वी विल सी एक्सट्रीमिस्ट फेज, विल सी यू नो गांधीयन फेज। अब से मतलब आपको लगेगा कि मतलब स्ट्रगल अभी मतलब शुरू होने वाला है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, आई वुड से। ऑल दिस एक्ट्स मेजर मतलब एक बैकग्राउंड सेट किया था कि मतलब इंडियंस को कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देने देते थे। 40 साल हो गया। एंड जस्ट इमेजिन, मतलब स्टिल इंडियंस गॉट मियरली, दे वर लिविंग एज बिफोर ओनली। रिवोल्ट से पहले कैसे जीते थे वैसे ही अभी, मतलब कोई मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है इंडियन कंडीशंस में। The freedom struggle started to expand from now onwards. We'll see in the next class. We'll see all those things. Okay. Thank you. Thanks for watching. Keep reading. Bye.